हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिक्स एंड सी क्लासेस। मैं सेल्फ सोनम चौहान। जो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है जस्टिस यानी कि न्याय। देखिए, न्याय के बारे में जब भी बात हम करते हैं या जब भी हम बात इन फ्यूचर भी करेंगे तो इसकी अवधारणाएं, इसके कंसेप्ट बहुत मतलब ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि हर एक थिंकर ने न्याय की अलग अलग परिभाषा देखी। लेकिन न्याय की परिभाषा को एक अच्छी तरीके से डेफिनेशन बताने के लिए, इसको डिफ़ाइन करने के लिए सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन होती है वो प्लेटो की होती है। यानी कि प्लेटो ने काफ़ी अच्छे तरीके से न्याय को एक्सप्लेन किया है, पर ज़्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे कि प्लेटो की क्या अवधारणा थी, ये था वो था। बस उसके पॉइंट को यहाँ पर नोट करेंगे कि क्या उन्होंने उसके बारे में बोला है। लेकिन यहाँ पर हम ये बताएंगे कि प्लेटो ही एक ऐसा थिंकर रहा है जिसने न्याय की अवधारणा को एक्सप्लेन किया है, जिसने न्याय के कंसेप्ट को बताया है। उससे पहले न्याय के बारे में किसी भी थिंकर ने, अगर वेस्टर्न की बात करें तो न्याय के बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसके साथ साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस पूरे लेक्चर की, यानी कि हर एक लेक्चर की, हर एक क्लास की जो PDF की जो नोट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, यानी कि बिलिंगुअल लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो पाएंगे वहीं पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न यानी कि पाश्चात्य और पूर्वात्य दोनों ही राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्लेस माना गया है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण स्थान वहाँ पे दिया गया है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि न्याय न केवल राजनीतिक है बल्कि नैतिक चिंतन का भी एक अनिवार्य अंग माना गया है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उसका माना गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्याय होता है, मतलब सिचुएशन तो एक्चुअल में ये है कि जो जस्टिस होता है वो केवल पॉलिटिकल डायरेक्शन से ही हम यहाँ पे क्लियर आउट नहीं करते, बल्कि मॉरलिटी जो आइडियोलॉजी है, जो मॉरल एजुकेशन हम जिसको बोलेंगे, नैतिक चिंतन हम जिसको बोलेंगे, उसके आधार पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यू नो दैट आप किसी के साथ में अच्छा बिहेव करते हो तो वो आपकी मॉरलिटी को दर्शाता है। साथ में जिसके साथ आप बिहेव अच्छा कर रहे हो साथ में, उसके लिए क्या है, वो जस्टिफाई हो रहा है, उसके लिए जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है ना। क्योंकि हर एक इंसान की ये हमारी नेचुरल डिमांड्स होती है कि हर एक दूसरा इंसान हमसे बहुत ही तरीके से बात करे, उसका बिहेव अच्छा हो तो हमें अच्छा लगे। क्योंकि अगर सामने से आपके साथ में बिहेव अच्छा नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए एक अन्याय वाला काम हो जाएगा कि भाई आपने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन तो अच्छे व्यवहार की थी, सामने से अच्छे व्यवहार नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारी मॉरलिटी पर भी डिपेंड करती हैं। तो इसलिए राजनीति से रिलेटेड के साथ साथ इसको नैतिक चिंतन का भी आधार और आकार माना है। अब यहाँ पे हमने पहले ही आपको बता दिया था कि न्याय को एक्सप्लेन करने वाले जो सबसे पहले थिंकर थे वो वेस्टर्न के थे, यानी कि प्लेटो के। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर सर्च होते चले गए, स्टडी होती चली गई और न्याय के बारे में एक्सप्लेनेशन अलग अलग रूपों में दी जाने लगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की धारणा क्या क्या है। देखिए, न्याय की कंसेप्ट ऑफ जस्टिस में अलग अलग टाइप्स आपको मिलेंगे, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। न्याय धारणा के अलग अलग रूप हैं। जैसे सबसे पहले है नैतिक न्याय, यानी कि मॉरल जस्टिस। अब नैतिक न्याय वही होता है कि जिसमें सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना, वचन का पालन करना, किसी को प्रॉमिस किया तो उसका प्रॉमिस पूरा करो, है ना। एक लिबरल बिहेव दूसरों के प्रति रखो, दान की हमेशा दान का परिचय देना, ये सारे क्या है आपके मॉरलिटी में आते हैं। यही मॉरल जस्टिस में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि हर एक इंसान की ना नेचुरल डिमांड्स होती है कि वो दूसरों से एक अच्छे बिहेव की उम्मीद करें। लेकिन अगर आप उसके साथ में मिसबिहेव करते हैं तो उसके लिए अन्याय हो जाएगा और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई मेरा तो ऐसा ही नेचर है, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। तो ये थोड़ा इससे रिलेटेड है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे कानूनी न्याय, यानी कि लीगल जस्टिस। तो राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और कानूनी भाषा में अगर हम यहाँ पे बात करें तो समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जा सकता है, यानी कि पूरी तरीके से पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को एज ए डिसिप्लिन में लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है न्याय की व्यवस्था करना। जो भी कानून बनते हैं, जब आप उन कानूनों को फॉलो नहीं करते, इलीगल कोई भी काम करते हो जो गैर कानूनी होता है, तो उसके आधार पर सज़ा का प्रावधान है। और अगर सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, जुडिशरी नहीं काम करेगी, जुडिशियल सिस्टम नहीं होगा, तो लोग क्या है, अराजकता की स्थिति में चले जाएंगे, फिर वो डरेंगे नहीं। तो कानून एक तरीके से भय का जो वातावरण है वो क्रिएट करते हैं, ताकि लोग जो है वो समाज की स्थिति को बनाए रखें, समाज में गंदगी या ये कहें कि समाज में जो अराजक तत्व हैं वो ज़्यादा ना फैलें।
तो यहाँ पर भी दो अर्थों में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो कानून है, एक तो कानूनों का निर्माण, इट मीन्स सरकार द्वारा बनाए गए जितने भी रूल्स हैं वो न्यायोचित होने चाहिए, यानी कि वो सबके लिए जस्टिफाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग तो जस्टिफाई कर रहा है लेकिन कुछ वर्ग उनसे बहुत दुखी है। तो कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। दूसरा कि कानूनों को लागू करना, यानी कि जो भी कानून बनाए गए हैं उन्हें न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। तो दो कंसेप्ट जस्टिस में आते हैं, एक तो सही तरीके से न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय में जो भी कानून वगैरह बनते हैं वो सबके लिए होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। दूसरी बात, वो सही तरीके से लागू होने चाहिए। तीसरा यहाँ पे राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए, जब आप इक्वालिटी पढ़ोगे, लिबर्टी का कंसेप्ट पढ़ोगे और साथ साथ में आप जस्टिस का कंसेप्ट पढ़ोगे, तो ये जितने भी अवधारणाएं, जितने भी टाइप्स ऑफ चाहे जस्टिस हो गया, टाइप ऑफ इक्वालिटी हो गया, ये सब भाई आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यही सामाजिक न्याय, यही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यही टॉपिक हमने लिबर्टी वाले में पढ़े थे, यही हमने इक्वालिटी वाले में पढ़े थे और यही हम जस्टिस वाले में पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझ करके पढ़ना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। तो राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? देखिए कि राज्य व्यवस्था का जो प्रभाव होता है वो समाज के सभी व्यक्ति पर डायरेक्टली पड़ता है, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सके। जैसे मतदान करना, ठीक है, अपने आप को इलेक्शन में खड़ा करना, भाई इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना मतलब, ठीक है। और साथ साथ में अपने अधिकारों को लेकर के या कोई भी ऐसी समस्या है तो वो सीधे सीधे प्रार्थना पत्र के आधार पर सरकार से वो अपनी शिकायतें जो हैं वो अपना रख सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये राजनीतिक न्याय होती है। और न्याय तब होगा जब ये सारे कामों के अवसर हर एक नागरिक को प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यही राजनीतिक न्याय। समानता में हमने पढ़ा था कि सभी व्यक्तियों को समानता मिलनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार कोई भेदभाव ना हो। स्वतंत्रता में स्वतंत्रता के आधार पर पढ़ा था कि सभी व्यक्ति मतदान देने के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं जो भी कैंडिडेट खड़ा है, जो उन्हें पसंद है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेट है, तो इनको अलग अलग मत पढ़ो, एक साथ पढ़ लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अलग एक वर्ड मीनिंग के आधार पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, या सोशल जस्टिस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि नागरिक के बीच में, यानी कि जो भी आपस में सिटीजन्स हैं उनके बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर, यानी कि जो भी वहाँ पे सोशल कंडीशन है उसके बेस पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं माना जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो, यानी कि भाषा के आधार पर, शक्ल सूरत के आधार पर, यानी कि नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, या वो दिखने में कैसा है वो नस्ल में ही आ जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी को जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको भी, यानी कि बाकी जो अदर्स हैं उनको भी बराबर की अपॉर्चुनिटी राज्य में मिलनी चाहिए। तो यही क्या है? सामाजिक न्याय, यानी कि कोई भी वर्ग वहाँ पे एक अलग कैटेगरी में डिफाइन नहीं होना चाहिए, या फिर उसको ऐसा फील ना हो कि वो समाज में रहता है बट वो समाज का एक अलग हिस्सा है। तो सामाजिक न्याय यही होता है कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी परिस्थिति में ना हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का मतलब सेम वही है कि फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर लोगों को समानता देना, स्वतंत्रता देना, और कहीं ना कहीं होता है समानता प्लस स्वतंत्रता इज इक्वल टू न्याय। तो ये क्या होता है? जब लोगों को समानता मिलेगी, हर क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलेगी काम करने की, ठीक है, लीगली वाइज एक वैधानिक रूप से वो काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो जाकर के क्या होता है? न्याय क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से बना दिया भाई, लिबर्टी प्लस इक्वालिटी इज इक्वल टू जस्टिस। तो ये मेरे खुद के हैं। तो इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो पॉलिटिकल साइंस को समझना आसान है, बट अगर नहीं समझोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी के साथ साथ हम इसका नेक्स्ट टॉपिक यहीं पर डिस्कस करते हैं, शक्ति और प्रभाव, यानी कि पावर एंड इन्फ्लुएंस। अब शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति का जो मीनिंग्स होता है वो भी बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से बताया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शक्ति के अर्थ और व्याख्या की, तो जैसे कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो कहीं ना कहीं पावर को हम बल से या लोगों को झुकाने से, या जब भी हम शक्ति वर्ड को यूज़ करते हैं तो मतलब हमारे अंदर ना माइंड में एक अलग ही
आइडियोलॉजी क्रिएट हो जाती है, एक अलग ही इमेजिनेशन क्रिएट हो जाती है कि अगर पावर है किसी के हाथ में, इसका मतलब वो इतना बड़ा पावरफुल इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह की अवधारणाएं हो जाती है। बट शक्ति के भी नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप शक्ति को एक सही दिशा में काम कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव में ये होता है कि अगर आप उस पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, लोगों को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट में चला जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, ये आपको अपने बिहेवियरल, आपको अपने प्रैक्टिकल में आसपास की जो भी आपका जीवन है, जो आप आसपास का इन्वायरमेंट है, वहीं से ये चीज़ें पता लगती है। तो ये चीज़ें आपको कहीं पर भी किसी बुक्स में लिखी हुई नहीं नज़र आएंगी कि भाई शक्ति नेगेटिव या पॉजिटिव किस तरीके से होते हैं। ये जैसे मैंने खुद से ऑब्जर्व करके आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि पावर को 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है ना। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करो, देखो कि लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं। पावरफुल इंसान दूसरे से कैसे व्यवहार करता है, चाहे वो पैसे में पावरफुल हो, चाहे वो बॉडी मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बाकी उससे ज़्यादा मजबूत हो, अगर उसकी मेंटालिटी सही होगी तो उसके पास चाहे कितना पैसा हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक और डेफिनेशन की बात करें कि शक्ति होने से हमारा अर्थ जो है, मीनिंग्स है, वो व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने या विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से। ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो शक्ति होती है वो बेसिकली किसी चीज़ को डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए ही यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। देखिए, एक होती है शक्ति, सत्ता और बल। ये 3 टॉपिक, ये 3 वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे पावर की बात करें कि आपको अगर मैंने पावर दे दी, यानी किसी भी पोस्ट पे आपको पावर मिलती है और उस पावर को यूज़ करने के लिए आपको अथॉरिटी मिलनी ज़रूरी होती है। अथॉरिटी नहीं होती, पावर का यूज़ नहीं करते। उसी तरीके से बल है, यानी कि फोर्स है, तो बल का प्रयोग होता है दंड के लिए, कि अगर आपके पास शक्ति है किसी को दंड देने की, साथ में पावर भी मिली है, तो बिना बल के आप उसे दंड नहीं दे सकते। तो ये तीनों एक साथ मिलकर के काम करती हैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप 2 को क्लियर आउट कर लो, शक्ति और सत्ता। देखिए, अगर सपोज़ करो कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो और आपका जो काम है वो फाइन काटना है। फॉर एग्जांपल, आपकी ऐसी जगह ड्यूटी लगी कि अगर कोई रूल रेगुलेशंस तोड़ता है, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है, तो आपको फ़ाइन काटना है। ठीक है, लेकिन आपको पावर तो दे दिया, आपको लगे भी आप ट्रैफिक पुलिस में, आपको पावर है, किसी भी वाहन को रोक करके चेकिंग करने की आपके पास पावर है। ठीक है, मतलब लिखित रूप में वो पावर है, इतना आपको पता है, बाकी लोगों को भी पता है, लेकिन आपको अभी वहाँ पे सत्ता प्राप्त नहीं हुई है, अथॉरिटी उस काम को करने की नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर शक्ति का प्रयोग करना है तो सत्ता मिलनी ज़रूरी होती है। तो सत्ता और शक्ति दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम शक्ति के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ पावर, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम शक्ति को अर्जित करते हैं, शक्ति हमें प्राप्त होती है। शक्ति को एक तरीके से डिफाइन किया जाता है ना। तो सबसे पहले है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। तो ज्ञान एक ऐसा मतलब एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो सही तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पावर को दर्शाता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है, चाहे वो फिजिकली स्ट्रेंथ हो, चाहे उसके पास पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, मैटर नहीं करता है। अगर उसके पास बाकियों से ज़्यादा नॉलेज है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, तो वो पावरफुल है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ लिख करके अपनी जो पावर है उसको इंक्रीज़ करना है। कैसे करोगे? पढ़ लिख करके, ज्ञान अर्जित करके। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, हर दिन ऐसे लोगों से मिलो जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं हर फील्ड में, यानी कि अलग अलग लोगों से मिलते चले जाओ। तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है। अपने से छोटों से भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान आपको मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने लेवल के, हमेशा अपने लेवल के लोगों के साथ रहने से ना आपका जो नॉलेज होती है वो एक लिमिट तक बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप अपने बिहेवियर में किसी भी बड़े से बात करोगे जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसने सही में कुछ अचीव किया है, तो उनके साथ अगर आप आधा घंटा भी बैठ गए, 15 मिनट भी बैठ गए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। कोशिश करना है ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। ठीक है, तो ज्ञान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यही पॉइंट क्लियर आउट हो गया। ठीक है, दूसरा है भौतिक संसाधन, यानी कि पोजेशंस का मतलब होता है जिन पर हम अपना अधिकार रखते हैं, जिन पर हमारा खुद का अधिकार होता है। तो ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत होता है। ठीक है, ज्ञान तो हो गया कि आप देखो, ज्ञान दिखता नहीं है, मतलब है ना, नॉलेज है आपके अंतर मन में है। जब भी आप उसको एक्सप्रेस करोगे बिहेवियर में, आपके बिहेवियर से पता लगता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, या फिर कहीं भी आपको ऐसा मौका मिलता है जब आप बातें करते हो, तो लोगों को तब पता लगता है कि हाँ, इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है।
लेकिन अगर हम भौतिक संसाधनों की बात करें, शक्ति निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं कुछ, जैसे भौतिक संसाधन सर्वाधिक इसमें प्रमुख माना जाता है। नॉर्मली बोलचाल के अकॉर्डिंग इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भौतिक सामग्री, स्वामित्व, सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति, स्तर यानी कि उसका लेवल कैसा है और वो दिखने में कैसा है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारी चीज़ें भौतिक संसाधन में इंक्लूड की जाती है। जैसे एक इंसान के पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो उसकी शक्ति को दर्शाता है कि भाई बहुत बड़ा अमीर आदमी, करोड़पति, अरबपति है, तो ये तो बहुत पावरफुल है, इसके तो बहुत कॉन्टैक्ट होंगे। तो इस तरीके से ये कुछ बाहरी तत्व होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि इस इंसान के पास कितनी ज़्यादा पावर है। ठीक है, ये भी एक स्रोत है शक्ति बढ़ाने का। और तीसरा है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपने देखा होगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि जो संगठन है वही शक्ति है। संगठन का मतलब होता है जहाँ लोग एक यूनिट में रह करके काम करते हैं, तो वो भी एक शक्ति का परिचायक होता है। ठीक है, तो हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट उसका लास्ट पॉइंट है आकार यानी कि साइज। मोस्टली क्या देखते हैं कि आकार को हम शक्ति का परिचालक मान लेते हैं कि, और हम इमेजिन करने लगते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संगठन है, समूह है, जो जितना ज़्यादा बड़ा होता है, जितने ज़्यादा लोग उससे जुड़े होते हैं, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आकार भी, यानी कि किसी भी चीज़ का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर पावर होगी। ये कितना सही है कितना गलत है तो स्टडी के माध्यम से अलग अलग थिंकर ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम ज़्यादा से डिप में नहीं जाएंगे, बट एक बात आप मान करके चल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दिखने में जो आदमी या फिर जो भी कोई समूह है वो बहुत बड़ा नज़र आए आपको, बहुत ज़्यादा उसमें मेंबर्स हो और उसके पास उतनी ज़्यादा पावर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, लोग वहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर वहाँ पे नहीं मिलते, यानी कि सीखने को कुछ नहीं मिलता और पावर कुछ ऐसी खास उनकी होती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन होते हैं, वो छोटे छोटे संगठन होते हैं, दिखने में बड़े ही ऐसे लगते हैं कि भाई ये काम ही क्या करते होंगे, लेकिन पावरफुल बड़े होते हैं। वो जब भी कोई काम देखते हैं, टारगेट करते हैं, तो बहुत ही अलग तरीके से उसको अचीव करते हैं और उसका इफेक्ट होता है पूरी सोसाइटी पर। होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा और पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर लेना। ठीक है, नीचे कमेंट्स बॉक्स आप ही के लिए होता है, आप कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स कर दिया करो। कहीं से भी अटेंड कर रहे हो, अपना जो भी लोकेशन है वो भी हमें बताया करो कि आप कहाँ से अटेंड कर रहे हो, आपका कॉलेज नेम क्या है। ठीक है, और भाई सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अटेंड करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।